तैयार हो जाए, क्योंकि आप आ चुके हैं उस सफर पर जहां हर कहानी में होगा ट्विस्ट, हर किरदार होगा खास। स्वागत है एसी नॉवल वर्ल्ड में। यहाँ हर कहानी एक नई दुनिया खोलती है। दूसरी मंजिल के ट्रेनिंग हॉल में काफी छात्र मौजूद थे। रोहन ने चारों ओर नजर दौड़ाए और एक परिचित चेहरा देखकर उसकी आंखें चमक उठीं। वही तेज तर्रार मोटा लड़का। इस वक्त भी पिछली बार की तरह वह दौड़ के ट्रैक पर तेजी से भाग रहा था। तो रजू अब एक मध्य स्तर का युद्ध शिष्य बन चुका था। तभी तो रोहन को वह पहली मंजिल पर नहीं दिखा। वह अब दूसरी मंजिल पर आ गया था। रजू, गुड मॉर्निंग। रोहन ने उसे पुराना दोस्त समझकर आवाज दी। रजू ने जैसे ही आवाज सुनी, पीछे मुड़ा और चेहरा बिगड़ गया। फिर ये ही पगलू। उसने अनदेखा करने का नाटक किया और बिना जवाब दिए और तेज दौड़ने लगा। रोहन उसे पागलों की तरह भागते हुए देखता रहा। रजू को यह नहीं पता था कि उसके पीछे विशेष गुण गिर रहे हैं, जो रोहन को बेहद खुशी दे रहे थे। रोहन ने अपना मूल चाल कौशल अपनाया और रजू के पीछे पीछे दौड़ते हुए गुण इकट्ठे करने लगा। गति जोड़ 6, गति जोड़ 7, चाल कौशल जोड़ 3, गति जोड़ 6, डॉट डॉट डॉट। अब जब रजू मध्य स्तर का युद्ध शिष्य बन गया था, तो उसके गिराए गए गुणों की संख्या भी बढ़ गई थी। मतलब, जितना ताकतवर व्यक्ति होगा, उतना अधिक वह विशेष गुण गिराएगा। अगर ऐसा है, तो दूसरी मंजिल पर रोहन और भी ज्यादा गुण इकट्ठा कर सकता है। यहाँ तो सब मध्य स्तर के शिष्य हैं। उसे पूरा यकीन था कि वह जल्द ही उच्च स्तर का युद्ध शिष्य बन जाएगा और फिर एक असली युद्ध योद्धा बनने के और करीब। तू ऐसे चिपका क्यों है जैसे कोई चींटी चिपकने वाली दवा? कोई सीमा है क्या इसकी? रजू की झुंझलाती हुई आवाज ने रोहन को सोच से बाहर निकाला। हाँ, अकेले ट्रेनिंग में क्या मजा है? चलो, एक मुकाबला करते हैं। देखते हैं कि कौन 10 चक्कर सबसे कम समय में पूरा करता है। हिम्मत है। रजू ने पहले तो मना करने की सोची, लेकिन फिर बोला, अगर तू हारा, तो मुझसे दूर रहेगा और मुझे अकेले ट्रेनिंग करने देगा। ठीक है, अगर तू हारा तो? रजू ने भौहें चढ़ाकर पूछा। बिल्कुल आसान शर्त है, तुझे वो गाना गाना पड़ेगा ज़र्फ। ठीक है, जीत गया तो एक नहीं, 10 गाने गा दूंगा। तू बस जीत कर दिखा। रोहन मुस्कुराया। उसके मन में चल रहा था, अब रो मत देना बस। रजू पास खड़े एक छात्र से बात करके टाइमर की मदद लेने चला गया। छात्र ने सिर हिलाया और ट्रैक के पास आ गया। दोनों तैयार हो जाओ, मैं जैसे ही शुरू कहूं दौड़ना शुरू करना, छात्र ने कहा। रजू ने अपने भारी पैरों को हिलाकर शरीर ढीला किया, लेकिन हिलते सिर्फ उसके चर्बी के थरथराते हुए परतें थीं। बाकी छात्र भी ट्रैक के पास इकट्ठा हो गए। जैसे ही उन्होंने रजू की हलचल देखी, हंसी छूट गई। इतना मोटा होकर फुटवर्क सीखने चला है। क्या सोचता है ये? पर सच्ची बात यह है कि जब दौड़ता है, तो खरगोश से भी तेज लगता है। रजू ने चारों ओर की बातें सुनकर खुद पर गर्व किया और रोहन को चुनौती भरी नजर से देखा। तेरा नाम क्या है? रोहन ने मुस्कुराकर पूछा। रजू, याद रख लेना, ताकि बाद में तुझे पता रहे कि किससे हारा था। फिर उसने पूछा, और तेरा? रोहन, हारने के बाद ज़र्फ मत भूल जाना। रजू ने आंखें घुमाईं। तैयार, शुरू। जैसे ही आवाज आई, दोनों एक साथ बिजली की तरह भाग निकले। देखने वालों की आंखें हैरानी से फैल गईं। दोनों पलक झपकते ही 10 मीटर पार कर चुके थे। दोनों ने अपनी रफ्तार बनाए रखी। न कोई थकान, न कोई बचाव की रणनीति, ये मुकाबला समय पर था। रजू भले ही मोटा हो, लेकिन उसकी रफ्तार किसी से कम न थी। बहुत कम लोग होते हैं जो उस स्तर तक पहुंचते हैं। सभी दर्शकों की निगाहें अब रोहन पर थीं। रजू तो जाना पहचाना नाम था, लेकिन रोहन नया चेहरा था। लगता था, वह भी अभी हाल ही में मध्य स्तर पर पहुंचा है। और फिर भी उसकी रफ्तार रजू के बराबर थी। किसी ने कहा, ये लड़का थोड़ा पीछे है, लेकिन फासला लगातार उतना ही है। 20 मीटर से ज्यादा नहीं हुआ। सही कहा, थकान का नाम नहीं है चेहरे पर। असल में रोहन जानबूझकर पीछे रह रहा था। वह गुण बटोरने के लिए ही उसके पीछे दौड़ रहा था। और यह पूरा मुकाबला भी उसी के लिए रचा गया था, ताकि रजू ज्यादा गुण गिराए। उसे अब तक अंदाजा हो चुका था कि ज्यादा दबाव देने से ज्यादा गुण गिरते हैं। या फिर, अगर उन्हें पीटा जाए तो शायद और ज्यादा। पर वह किसी को यूं ही पीट तो नहीं सकता था। रजू रोहन से पीछा छुड़ाने के लिए पूरी जान लगा रहा था। नतीजतन, गुण भी ज्यादा गिर रहे थे। चाल कौशल जोड़ 2, गति जोड़ 5, गति जोड़ 6, चाल कौशल जोड़ 4, गति जोड़ 7, डॉट डॉट डॉट। रोहन को लग रहा था जैसे वह टेम्पल रन खेल रहा हो और गुण सोने के सिक्के हों। उसे ऐसा लग रहा था मानो हर गुण के साथ घंटी की टन टन सुनाई दे रही हो। जैसे जैसे वह दौड़ता गया, थकान की जगह जोश बढ़ता गया। इसलिए वह इतनी बेफिक्री से रजू से टक्कर ले पाया। वह तो चीटिंग कर रहा था, हारने का तो सवाल ही नहीं था। देखने वालों ने रोहन के चेहरे की मुस्कुराहट देखी, तो सबका चेहरा अजीब बन गया।
ये लड़का जैसे कुत्ता टहला रहा हो, माफ कीजिए, मोटा टहला रहा है। बस जंजीर की कमी थी। रज्जू को कुछ पता नहीं चला। वह पीछे मुड़कर बोला, बहुत आसान है। बोला था ना, मुझसे नहीं हो पाएगा तुझसे। फटाक, अगले ही पल एक आकृति उसके बगल से बिजली की तरह गुजरी। रज्जू का चेहरा जड़ हो गया, मुंह खुला रह गया, आंखें फटी की फटी, कुछ कह ही नहीं पाया। अबे भाड़ में, रोहन गुस्से में था, तू बहुत चालाक है, सारी ताकत आखिरी में दिखाए। पहले तो मुझे लगा मैं जीत जाऊंगा। रियाज मुस्कुराया, शुरुआत में तो तू ही बहुत ज्यादा आत्मविश्वास दिखा रहा था। मैं तो तेरी इज्जत बचाने के लिए तुझे थोड़ा आगे बढ़ने दिया, फिर आखिरी में पकड़ लिया। हूंफ, मुझे क्यों भरोसा करना चाहिए? तू बड़ा ही चालू निकला। रोहन ने नाक सिकोड़ते हुए कहा। ठीक है, हार मानता है या नहीं? अगर मान ले, तो तुझसे शर्त पूरी करने को नहीं कहूंगा। रियाज बोला। किसने कहा कि मैं हार नहीं मानता? बस वो गाना, जफर, गाना है ना। कौन डरता है? रोहन ने गर्दन तान ली। तो गा ले। फूल भी इंतजार में मुरझा गए हैं, रियाज ने एक नजर डालते हुए कहा। रोहन का चेहरा अजीब बन गया, जैसे कुछ कड़वा खा लिया हो। चेहरे के हाव भाव बदलते जा रहे थे। एक तरफ उसका अहम था, दूसरी तरफ हार मानना भी भारी पड़ रहा था। आखिरकार उसने एक मुरझाए गुब्बारे की तरह हार मान ली और बहुत धीमे, मच्छर जैसी आवाज में गाने लगा। सुनाई नहीं दे रहा, रियाज ने कान के पास हाथ ले जाकर कहा। रोहन ने लंबी सांस ली और आवाज तेज कर दी। इस तरह तूने मुझे पा लिया। सभी हंसने लगे। वो बिल्कुल बेसुरा था, लेकिन सबको उस पर थोड़ी दया भी आई। इतने लोगों के सामने जफर गाना उसकी जिंदगी का काला अध्याय बन गया था। रियाज भी हंस पड़ा। ठीक है, अब बस कर। तेरी आवाज बच्चों को डरा देगी। अरे नहीं, अभी तो मुझे 10 गाने और गाने हैं, रोहन बोला। अब रियाज चुप रह गया। इस तरह तूने मुझे पा लिया, रोहन ने और जोर से गाया। दूर हट, रियाज भागा, जैसे जान बचा रहा हो। उसकी आवाज तो सच में डरावनी थी। ये मोटा लड़का खेल के लिए अच्छा था, लेकिन बहुत चालाक था। बहुत ज्यादा भी अच्छा नहीं होता। अब इसे धीरे धीरे ही निपटाऊंगा। रोहन दिखने में उसकी उम्र का ही था, लेकिन वो पहले से ही मिड लेवल मार्शल स्टूडेंट था। मतलब उसमें टैलेंट था। वो एक मोटा मगर टैलेंटेड लड़का था। रियाज ने तय कर लिया कि उसे लंबे समय के लिए ड्यूल पार्टनर बना लेगा। बाकी छात्र डर के मारे दूर चले गए, लेकिन आपस में बात करते हुए ये सोचने लगे कि उन्हें भी ज्यादा मेहनत करनी चाहिए। अब दूसरी मंजिल पर चारों तरफ एट्रीब्यूट बबल्स बिखरे पड़े थे, जैसे बारिश हो रही हो। रियाज वहां से गुजरा और सब उठा लिए, साथ ही छात्रों को नमस्कार भी किया। गति जोड़ 6, शक्ति जोड़ 7, मूल मुक्केबाजी कला जोड़ 3, शक्ति जोड़ 5, मूल तलवार कला जोड़ 6। फिर वो एक छात्र के पास रुका, जो मुक्केबाजी का अभ्यास कर रहा था। उसके रुकते ही रियाज बोला, भाई साहब, एक ड्यूल हो जाए। वो छात्र थोड़ा उम्र में बड़ा था और 20 के आसपास रहा होगा। उसने थोड़ी हैरानी से कहा, तुम रियाज हो ना? मैं विक्रम हूं। मैंने तुम्हें रोहन के साथ मुकाबला करते देखा था, तभी से दिलचस्पी थी। अब तुमने खुद पूछा है तो चलो ड्यूल कर लेते हैं। विक्रम भैया, कृपया शुरू कीजिए। दोनों खाली जगह पर खड़े हुए। रियाज ने हाथ से इशारा किया। तो फिर बुरा मत मानना, विक्रम बोला और मुक्का भींचते हुए रियाज की तरफ दौड़ा। धड़ाम धड़ाम, दोनों भिड़ गए। रियाज ने कोई स्पेशल टेक्निक नहीं इस्तेमाल की, बस चाल और मुक्केबाजी से ही लड़ा। मुंह सीधा मांसपेशियों पर लगते, जोरदार टक्कर होती। विक्रम थोड़ा चौंका। उसकी काया भारी और ताकतवर थी, पर रियाज ढीले कपड़ों में एक आम युवक लग रहा था। मगर जैसे ही लड़ाई शुरू हुई, उसमें भयंकर ताकत निकली। रियाज की चाल और मुक्केबाजी की कला ने विक्रम को हैरान कर दिया। वो सोचने लगा, ये तो कोई जीनियस लगता है। दोनों बराबरी पर थे, कोई आगे पीछे नहीं हुआ। विक्रम की बेसिक मुक्केबाजी कला उन्नत स्तर पर है, फिर भी रियाज बराबरी पर टिका है। दूर खड़े छात्रों को उम्मीद नहीं थी। सबको लगा था ये ड्यूल 2 मिनट में खत्म हो जाएगा। कहीं विक्रम ने पूरी ताकत नहीं लगाई। एक ने कहा, पागल है क्या? उसका चेहरा देख, पूरी जान लगा दी है। दूसरे ने जवाब दिया, अल्पविराम, मैं नहीं लड़ रहा, बस। विक्रम ने हाथ खड़े कर दिए और पीछे हट गया। क्यों नहीं? रियाज ने पूछा। तू बराबरी पर है, अब लड़ते रहे तो सारा दिन की ताकत बर्बाद हो जाएगी। और अगर तूने रोहन से पहले न लड़ा होता, तो मैं हार भी सकता था। ठीक है, फिर अगली बार मिलते हैं, रियाज बोला। हाँ, तुझसे लड़कर बहुत कुछ सीखने को मिला। विक्रम ने सिर हिलाया। रियाज किनारे बैठकर आराम करने लगा और गिनने लगा। मूल मुक्केबाजी कला जोड़ 2 3, शक्ति जोड़ 4 5। उसने सोचा, इस तरह लड़ाई से ज्यादा गुण मिलते हैं, ये तो सही तरीका है। ट्रेनिंग रूम में टहलते हुए वो धीरे धीरे स्टेमिना भी रिस्टोर करता रहा और बाकी छात्रों से भी एट्रीब्यूट्स इकट्ठा करता रहा।
आधे घंटे बाद जब वो तरोताज़ा हुआ तो हथियार कक्ष से तलवार उठाए और एक छात्र से कहा, भाई साहब तलवार की आजमाइश करनी है। चलिए। वो छात्र तुरंत तैयार हो गया। दोनों की तलवारें भिड़ी, चिंगारियां निकलीं। तलवार की लड़ाई खतरनाक होती है, लेकिन दोनों ने सीमा का ध्यान रखा। ड्यूल खत्म होते ही मूल तलवार कला जोड़ 2-6, शक्ति जोड़ 3-0। 1 घंटे बाद रियाज ने फिर एक छात्र से कहा, भाई साहब अब तो मेरी तलवार के बाद मेरी छुरी भी भूखी है। एक ड्यूल हो जाए। बिल्कुल, मेरी छुरी भी तड़प रही है। छात्र बोला। दोनों ने गंभीरता से एक दूसरे को देखा। बाकी छात्र अब ढीले पड़ चुके थे। रोहन भी उनमें था। उसे उस छात्र पर दया आई जिसे रियाज ने चुना था। ये लड़का तो ड्यूल का पागल है, हर कला में पारंगत। ये तो सच में राक्षस है। सुबह भर रोहन ने न केवल दूसरों से गिरे हुए गुण उठाए, बल्कि उन्हें द्वंद्व के लिए भी चुनौती दी। चाहे चाल हो, मुक्केबाजी, तलवार या कृपाण, जो भी कौशल उसे आता था वह दूसरों को उसी में चुनौती देता। धीरे धीरे उसके लिए द्वंद्व पागल की उपाधि फैलने लगी। किसी को नहीं पता था ये नाम सबसे पहले किसने रखा। अगर मुझे पता चला कि वो हरामखोर कौन है तो देख लूंगा। जब उसने किसी को ये उपाधि लेते सुना तो उसका चेहरा गुस्से से तमतमा गया। क्या जरूरत थी ये बदनामी फैलाने की। छी। मोटा विजय कैफेटेरिया में खाना खा रहा था। अचानक उसे जोर की छींक आई। वह चौंक गया और उसके मुंह का चावल उसकी नाक से निकलकर बाहर आ गया। म्यूसलीन में लिपटा हुआ दृश्य बेहद घिनौना था। उसने नाक रगड़ते हुए कहा, बिना वजह छींक क्यों आई? कोई मेरी बुराई तो नहीं कर रहा? अल्पविराम। रोहन ने अपने गुणों की तालिका देखी। दूसरे माले पर उसका लाभ भारी रहा। एक सुबह में ही उसके अधिकतर गुण उन्नत स्तर के युद्ध छात्र के करीब पहुंच गए। तारांकन बुद्धि 43, शारीरिक क्षमता 84, बल 964, गति 533, युद्ध कौशल मूल मुक्केबाजी पूर्ण, मूल चाल पूर्ण, मूल तलवार कौशल पूर्ण, मूल कृपाण कौशल उन्नत। तारांकन उन्नत स्तर के युद्ध छात्र बनने के लिए आवश्यक था शारीरिक क्षमता 70, बल 700 किलो और 5 सेकंड में 100 मीटर की गति। वह दोपहर की मेहनत से इस सीमा को पार कर चुका था। उसके सभी युद्ध कौशल भी सुधर चुके थे। मुक्केबाजी, चाल और तलवार में उसे पूर्णता प्राप्त हो चुकी थी। कृपाण कौशल अब उन्नत स्तर तक पहुंच गया था। हालांकि आज उसे कोई नया कौशल नहीं मिला था। शायद ज्यादातर छात्र ही कुछ तकनीकों पर ध्यान देते थे। वह प्रशिक्षण भवन से निकलकर अकादमी के कैफेटेरिया की ओर बढ़ा। उसे अरुण और कुछ अन्य छात्रों से पता चला था कि इस संस्थान में भी कैफेटेरिया है। यहाँ पैसा हो तो कुछ भी खाया जा सकता था, यहाँ तक कि स्टार बीस्ट के व्यंजन भी। ये स्टार बीस्ट मार्शल योद्धाओं द्वारा मारे जाते थे और अकादमी में अंकिया पैसे के बदले बेचे जाते थे। इसलिए संस्थान में उनकी भरपूर उपलब्धता थी। यहाँ खास बल रसोइयों को रखा गया था जो मार्शल योद्धा होते हुए खाना बनाते थे। बल रसोई एक सहायक पेशा था जो योद्धाओं से निकला था। हर बल रसोइये के शरीर में बल होना आवश्यक था। इनका दर्जा इतना ऊंचा था कि योद्धा तक इनसे संबंध बनाने को उत्सुक रहते थे। रास्ते में रोहन ने अरुण से पूछा, तो तुम कह रहे हो कि हमारे संस्थान के कैफेटेरिया में बल व्यंजन मिलते हैं? हाँ, हमारे संस्थान की गिनती देश के शीर्ष 3 संस्थानों में होती है। जाहिर है कि यहाँ बल रसोइये नियुक्त हैं। तीसरी मंजिल पर अन्यलोक के व्यंजनों पर आधारित बल व्यंजन मिलते हैं। वहाँ केवल मार्शल योद्धा ही जाते हैं। सामान्य छात्र वहाँ नहीं जा सकते। क्या हम मार्शल योद्धाओं को देख सकते हैं? देख सकते हैं, लेकिन ज्यादा नहीं। ज्यादातर समय वो अन्यलोक में या किसी मिशन पर होते हैं। बल व्यंजन महंगे हैं, बहुत महंगे। कुछ तो लाखों करोड़ों में भी आते हैं। दुर्लभ सामग्री और कठिन विधियां इनकी विशेषता हैं। रोहन हैरान रह गया। एक भोजन की कीमत लाखों। उसने तय किया कि वह पहले मंजिल पर ही खाएगा, अरुण और बाकी छात्रों के साथ। खाने के बाद उसने थोड़ा आराम किया और फिर दोपहर में फिर से प्रशिक्षण शुरू किया। अब उसका ध्यान कृपाण कौशल पर था। वह चाहता था कि यह भी बाकियों की तरह पूर्णता तक पहुंचे। दोपहर बीतते ही उसके सभी गुण उन्नत स्तर के युद्ध छात्र की सीमा पार कर गए। अब वह युद्ध छात्रों में श्रेष्ठ की श्रेणी में था। उसका कृपाण कौशल भी उन्नत स्तर तक पहुंच चुका था, लेकिन उसके बाकी कौशल फिर पूर्णता तक पहुंच चुके थे। मूल कृपाण कौशल, दुखी भाव। सब इतना जल्दी क्यों बढ़ रहा है? रोहन ने खुद से कहा। वह तय करता है कि अभी कुछ दिन और दूसरे माले पर रहेगा। तीसरे पर जाने की कोई जल्दी नहीं थी। रात को वह घर लौटा, अपने माता पिता के साथ खाना खाया और फिर वापस संस्थान गया। रात 11 बजे तक वह गुण बटोरता रहा, फिर घर लौटा। नहाने के बाद बिस्तर पर लेटते हुए उसने अपनी तालिका देखी। तारांकन बुद्धि 43, शारीरिक क्षमता 84, बल 964, गति 533, युद्ध कौशल मूल मुक्केबाजी पूर्ण, मूल चाल पूर्ण, मूल तलवार कौशल पूर्ण, मूल कृपाण कौशल उन्नत। तारांकन
कुल मिलाकर वह अब उन्नत स्तर के छात्रों में औसत से बेहतर था। जब तक वह किसी वास्तविक योद्धा से नहीं भिड़ेगा, सुरक्षित रहेगा। धीरे धीरे सोचते सोचते वह नींद में खो गया। अगली सुबह वह जल्दी उठ गया। सोमवार था, उसे स्कूल जाना था। वह लगभग भूल ही गया था कि वह अब भी एक 12वीं कक्षा का छात्र था। हालांकि अब उसके पास नए जीवन की समझ थी, लेकिन हफ्ते के अंत की वजह से वह लगातार युद्ध कला में व्यस्त रहा। सुबह सभी एक साथ नाश्ते के लिए बैठे। रोहन के पिता, शंकर, ने दलिया खाते हुए कहा, तुम मार्शल आर्ट्स का अभ्यास कर रहे हो, अच्छा है। लेकिन पढ़ाई मत छोड़ना। अगर यूनिवर्सिटी में दाखिले से पहले तुम उन्नत स्तर के युद्ध छात्र बन जाओ, तो तुम मार्शल कोर्स के लिए आवेदन कर सकते हो। अगर तुम सैन्य अकादमी में दाखिला लेते हो, तो पास होने के बाद तुम्हें सेना में अधिकारी का दर्जा मिलेगा। वैसे भी आजकल सेना का रुतबा युद्ध कला से जुड़ा है, पर अभी तक केवल उन्हीं को सैन्य पद मिलते हैं जो मान्यता प्राप्त सैन्य अकादमियों से पास हुए हों। सामान्य यूनिवर्सिटी से पास हुए योद्धाओं को यह विशेषाधिकार नहीं मिलता। रोहन ने सिर हिलाया और सोच में पड़ गया। देश सबसे बड़ा सहारा है। अगर वह सेना में गया और कोई रैंक मिला, तो वह सुरक्षित रहेगा। हालांकि सामान्य यूनिवर्सिटी में भी युद्ध कला की अपनी शाखाएं थीं, और वे भी अपने योद्धाओं की रक्षा करती थीं। हर विकल्प के अपने फायदे थे, इसलिए उसे एक अच्छे कॉलेज में जाना ही चाहिए। उसके पास एक विशेष शक्ति थी, लेकिन उसे बढ़ने में समय लगना था। जब तक वह इतना शक्तिशाली न बन जाए कि नियमों की परवाह न करे, तब तक उसे मजबूत सहारा ढूंढना होगा। समस्या बस ये थी कि पिछले जन्म हो या ये, उसने कभी पढ़ाई में ध्यान नहीं दिया। उसके नतीजे बहुत खराब थे। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। रमेश नाश्ता करते हुए अपने बेटे रोहन से बात कर रहे थे। पहले रोहन कभी ध्यान नहीं देता था, लेकिन अब वह ध्यान से सुन रहा था और पिता की बातों पर सोच भी रहा था। अब ये बड़ा हो गया है। रमेश के चेहरे पर संतोष झलक रहा था। रोहन का व्यवहार पिछले 2 दिनों में काफी बदल गया था। पहले जब लोग कहते थे कि उनका बच्चा अचानक समझदार हो गया, तो रमेश सिर्फ मुस्कुरा देता था। उसे लगता था कि उसका नालायक बेटा 30 साल का होने तक भी शायद ना सुधरे। लेकिन अब रमेश ने वो दिन देख ही लिया। उसने अपना दलिया खत्म किया और मुंह पोंछते हुए गंभीरता से बोला, यूनिवर्सिटी की प्रवेश परीक्षा जिंदगी का एक मोड़ होती है। मैं चाहता हूं कि तुम इसे गंभीरता से लो। मैं ये इसलिए नहीं कह रहा कि तुम इस साल ही परीक्षा दो। इस साल तो तुम तैयार नहीं हो, ना पढ़ाई में अच्छे हो, ना ही मार्शल आर्ट्स में बहुत आगे बढ़े हो। इसलिए हमें अगले साल या उसके बाद का इंतजार करना होगा। शिक्षा मंत्रालय का नियम है, 20 साल की उम्र से पहले तुम मार्शल आर्ट्स कोर्स के लिए पंजीकरण कर सकते हो। तुम्हें 2 मौके मिलेंगे 12वीं दोहराने के लिए। अगर तुम 20 की उम्र से पहले उच्च स्तर का छात्र योद्धा बन गए, तो तुम्हारे पास कोर्स में प्रवेश का अवसर होगा। मैं अच्छे ट्यूटर भी रख दूंगा पढ़ाई के लिए। तब यूनिवर्सिटी में दाखिला मिलना संभव होगा। रमेश ने उम्मीद से उसकी ओर देखा। हर माता पिता यही चाहते हैं कि उनके बच्चे का भविष्य उज्जवल हो। रोहन ने अपने हाथ की पूरी कचौड़ी खत्म की और मुस्कुराते हुए सिर उठाया, पापा, शायद हमें अगले साल तक रुकने की जरूरत ही ना पड़े। उसकी मुस्कुराहट देखकर रमेश को लगा कि बेटा उसकी बातों पर ध्यान दे रहा है, मगर साथ ही उसे डांटने का मन भी हुआ। वो हंसते हुए बोला, आत्मविश्वास अच्छा है, लेकिन बाप के सामने नाटक मत कर, शरारती लड़के। उसे यकीन नहीं था कि रोहन इस साल परीक्षा पास कर पाएगा। सीमा ने कोट पकड़ाया और मुस्कुराकर बोली, आज ड्राइवर नहीं भेज रही हूं। खुद ही कार से या बस से जाओ, जैसे चाहे। रमेश कोट लेकर घर से निकल गया। रोहन थोड़ी देर चुप रहा। क्या वह सच में पहले इतना गैरजिम्मेदार था कि उसके पिता को हमेशा किसी को स्कूल छोड़ने भेजना पड़ता था? उसने सिर हिलाया और माँ से कहा, माँ, मैं निकल रहा हूँ। नाश्ता कर लिया? ठीक है, रास्ते में ध्यान रखना। अल्पविराम। 20 मिनट में रोहन अपनी कार से पूर्वी नगर उच्च माध्यमिक विद्यालय पहुंच गया। पार्किंग में जगह ढूंढकर वह अपनी कक्षा की ओर बढ़ा। उसे याद था, वह 12वीं कक्षा, सेक्शन 8 में था। 12वीं की इमारत में बाकी कक्षाओं की तुलना में ज्यादा गंभीरता का माहौल था। छात्र जल्दी में लग रहे थे। कक्षा में पहुंचा तो कई छात्र पहले से पढ़ाई में लगे हुए थे। वे धीरे धीरे होठ हिला रहे थे, बिना कोई आवाज किए, ताकि किसी को डिस्टर्ब न हो। रोहन के आने से सबकी नजरें थोड़ी देर के लिए उसकी तरफ उठी, लेकिन किसी ने कुछ नहीं कहा। उनके मन में बस यही बात आई, ये अमीरजादा शायद गलती से आज जल्दी उठ गया, कल फिर देर से आएगा। फिर सबने दोबारा सिर झुका लिया। तभी रोहन की नजर कुछ चमकती चीजों पर पड़ी। कुछ छात्रों के पास छोटे छोटे बबल्स जमीन पर गिरते दिखे। एक लड़की धीरे धीरे किताब पढ़ रही थी, उसके होठों से एक छोटा सा बुलबुला निकलता और धीरे धीरे बड़ा होता हुआ नीचे गिर जाता। रोहन को यह देखकर हैरानी हुई। क्या पढ़ाई करते समय भी ऐसे गुण प्राप्त किए जा सकते हैं? वो शांत भाव से उनके पास गया और उन गुणों को प्राप्त कर लिया। भाषा तारांकन 10, अंग्रेजी तारांकन 15, जीव विज्ञान तारांकन 1-2, रसायन शास्त्र तारांकन 15।
कुछ ही पल में रोहन मुस्कुराने लगा। अभी तक जो डर था कि पढ़ाई कैसे होगी, वह खत्म हो गया। यह अद्भुत शक्ति तो कमाल की है। गुण प्राप्त होते ही संबंधित ज्ञान उसके दिमाग में समा गया, जैसे उसने सब पहले ही सीख लिया हो। फिर वह उसी लड़की के पास जाकर बैठ गया जिससे अभी अभी बुलबुला गिरा था। वह लड़की थी रिया, उनकी कक्षा की मॉनिटर। सामान्य परिवार से थी लेकिन पढ़ाई में अव्वल। देश की शीर्ष यूनिवर्सिटी में दाखिले की प्रबल दावेदार। एक ओर था रोहन, अमीर लेकिन पढ़ाई में कमजोर, दूसरी ओर थी रिया, साधारण परिवार की होनहार छात्रा। ऐसे दो लोग सामान्यतः साथ नहीं बैठते, लेकिन उनके कक्षा अध्यापक प्रशांत सर ने जानबूझकर उन्हें साथ बैठाया था। उनका कहना था कि होशियार छात्र कमजोर को पढ़ाए। इस तरह रिया को मजबूरी में रोहन को पढ़ाना पड़ा। पूरी कक्षा में ये पेयरिंग देखकर सब चौंक गए थे। कई छात्रों को यह भी लगता था कि रिया जैसी सुंदर और प्रतिभाशाली लड़की को रोहन जैसे बिगड़ैल लड़के के साथ बैठाना सरासर अन्याय था। लेकिन रोहन कभी रिया को परेशान नहीं करता था। 1 साल से वे दोनों साथ बैठे थे और रिया की रैंक कभी नीचे नहीं गई थी। बल्कि रोहन के कारण कई लड़के रिया से बात करने की हिम्मत नहीं करते थे। इससे रिया को शांत वातावरण मिल गया। शायद ये भी एक किस्म का आशीर्वाद था। रोहन ने रिया की ओर देखा तो एक पुरानी याद उसके दिमाग में तैर गई। 11वीं के बाद एक रात उसके पापा रमेश ने बड़े गर्व से कहा था, बेटा, मैंने तुम्हारे क्लास टीचर को तोहफे दिए हैं ताकि वो तुम्हें क्लास की सबसे होशियार लड़की के साथ बिठाएं। उससे कुछ सीखना, और हाँ, उसे परेशान मत करना, नहीं तो तुम्हारी टांग तोड़ दूंगा। रोहन ये सुनकर वहीं स्तब्ध रह गया था। जब उसने अपने पापा के गर्वीले चेहरे को देखा तो बस यही सोच पाया, तुमने स्कूल की सबसे सुंदर लड़की को मेरे बगल में बिठा दिया और कहते हो छूना भी मत। ये तो बहुत अन्याय है। लेकिन पापा की बातों से टकराना मुश्किल था, इसलिए वह पूरे साल रिया के साथ एक शरीफ टेबल मेट बना रहा। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। पिछले जन्म में हो या इस जन्म में, रमेश सिंह हमेशा अपने बेटे की राह मुश्किल बनाते थे। पिछले जन्म में रोहन और रिया 1 साल तक क्लासमेट रहे। सबसे सुंदर लड़की हर वक्त सामने होती थी, लेकिन वो कुछ कर नहीं पाता। बड़ा अजीब लगता था। स्कूल के बाद रिया राजधानी चली गई और प्रथम राजधानी विश्वविद्यालय में पढ़ाई करने लगी। बाद में सुना कि वो विदेश पढ़ने गई और 3 साल बाद लौटी। फिर उसने कमाल का बिजनेस खड़ा किया। कुछ ही सालों में पूरे देश में उसकी फ्रेंचाइज चल पड़ी। अब उसकी कंपनी इंटरनेशनल होने की तैयारी में थी। उस दौर की एक बड़ी कारोबारी बन गई थी। रोहन को उसका जीवन याद आया और फिर अपना। उसे लगा जैसे वो एक मरी हुई मछली हो जो एक विशालकाय वेल के सामने पड़ी हो। उसने नजरें नीची की और रिया की पतली टांगों को देखा। उसका मन किया कि जाकर कसकर पकड़ ले। ये टांगे जैसे सोने में ढकी हों। सच कहें तो इस लड़की का फिगर कमाल था। रिया किताब पढ़ रही थी, लेकिन उसे अचानक महसूस हुआ कि कोई उसके पैरों को घूर रहा है। उसने भौहें सिकोड़ लीं। हूंफ! उसकी नाक से निकली आवाज ने रोहन को सपनों से जगा दिया। वो रिया के सख्त चेहरे को देखकर मुस्कुराया और नजरें हटा लीं। अब भी हंस रहा है। कितना बेढंगा लड़का है, रिया बुदबुदाई। रोहन ने सिर हिलाया। 2 जन्मों का अनुभव होने के बावजूद वो आज भी इतने आसानी से ध्यान भटका लेता था। उसने अपना फोन निकाला और यूनिवर्सिटी प्रवेश परीक्षा के बारे में जानकारी खोजने लगा। सुबह पापा ने जो कहा था उसने उसकी सोच ही बदल दी थी। वो समझता था कि मार्शल वॉरियर बनने के बाद उसे परीक्षा की जरूरत नहीं होगी। पर अब समझ आया कि बहुत कुछ सीखना बाकी था। शुक्र है कि समय रहते रमेश सिंह ने याद दिला दिया, नहीं तो शायद वो इस साल की परीक्षा मिस कर देता। उसने सर्च किया तो एकदम से ढेर सारी जानकारी सामने आ गई। इस दुनिया और पिछली दुनिया में थोड़े बहुत फर्क थे। जैसे ये ग्रह पृथ्वी नहीं, बल्कि धरातल तारा कहलाता था। देश का नाम भारतवर्ष था और राजधानी में स्थित विश्वविद्यालय का नाम प्रथम राजधानी विश्वविद्यालय। डोनगंगा शांघाई जैसा ही था। डोनगंगा विश्वविद्यालय और राजधानी विश्वविद्यालय दोनों देश के शीर्ष संस्थान थे। परीक्षा की तारीख भी बदली हुई थी, जून नहीं बल्कि 5 जुलाई। क्योंकि इसी दिन मार्शल आर्ट्स को सार्वजनिक रूप से मान्यता मिली थी। अब मार्शल आर्ट्स परीक्षा सबसे महत्वपूर्ण भाग थी और इसलिए इसे इस विशेष दिन रखा गया। रोहन ने मार्शल आर्ट्स कोर्स के लिए रजिस्ट्रेशन की जानकारी और पढ़ी। ये सामान्य परीक्षा से अलग थी। यहाँ भाषा, गणित, विज्ञान के साथ साथ मानव शरीर रचना, मार्शल इतिहास, जड़ी बूटी अध्ययन, खनिज विज्ञान जैसी चीजें भी शामिल थीं। सभी जरूरी जानकारी को मार्शल परीक्षा के 5 साल, 3 साल के मॉक पेपर नाम की किताब में समेटा गया था। हर इच्छुक छात्र को ये किताब मिलती थी। रोहन ने नाम पढ़ा और सोच में पड़ गया, क्या उसे भी लेनी चाहिए। कुछ देर सोचकर उसने मना कर दिया। उसे सब कुछ पढ़ना नहीं था, उसे तो एट्रीब्यूट्स उठाने थे। डोनगंगा के स्कूल में 5 टॉप मार्शल छात्र थे जो ये परीक्षा देने वाले थे। जाहिर है उन्होंने ये किताब पढ़ रखी होगी। वो उनके पास जाकर कुछ एट्रीब्यूट्स ले सकता था। अगर वो काफी नहीं होता तो दूसरे स्कूलों के छात्र भी थे।
उनसे भी कुछ बबल्स मिल सकते थे। उसने एक योजना बना ली। इतनी सुबह आया है और मोबाइल चला रहा है। रिया ने रोहन को मोबाइल में व्यस्त देखा तो फिर से भौहें सिकोड़ लीं। धीरे से बोली, रोहन, बाहर चलो, मुझसे बात करनी है। इतना कहकर वो उठी और क्लास से बाहर चली गई। रोहन अब भी अपने ख्यालों में था, लेकिन जब रिया जाती दिखी तो वो उठ गया और उसके पीछे चला। चलो, सुंदर हो तो थोड़ी तवज्जो तो बनती है। उसने फोन जेब में डाला और हाथ पैंट की जेबों में डालते हुए लापरवाही से बाहर निकला। रिया को एक कोने पर खड़ा पाया। क्या बात है, मॉनिटर मैडम? उसने उसके चेहरे की ओर देखकर पूछा। रोहन, परीक्षा में 1 महीना भी नहीं बचा। अब भी खेल कूद में लगे हो। क्या तुम्हें परीक्षा नहीं देनी? तुम्हें भी पता है कि बस 1 महीना बचा है। अब मेहनत कर भी लूं तो क्या फर्क पड़ेगा? रोहन ने हंसी में कहा। उसका हल्का फुल्का अंदाज रिया को खटक गया। उसने गहरी सांस ली और कहा, मेरे पास कुछ नोट्स हैं। अगर चाहो तो अभी भी थोड़ा बहुत स्कोर कर सकते हो। तुम्हारा बैकग्राउंड अच्छा है, किसी अच्छे कॉलेज में एडमिशन मिल सकता है। क्लास मॉनिटर, तुम मुझ में इतनी रुचि क्यों ले रही हो? रोहन ने अचानक पूछा। अपने मुगालते में मत रहो, रिया ने बिना भाव के कहा। फिर भी मेरे एग्जाम की चिंता क्यों हो रही है? तुम्हें मेरे पास बिठाने का आदेश प्रिंसिपल का था ताकि मैं तुम्हारी मदद कर सकूं। अब परीक्षा करीब है तो एक आखिरी बार समझा रही हूं, रिया बोली। कोई भी सफाई असलियत को छुपाने का तरीका है, रोहन ने उसे चिढ़ाया। मैं। रिया कुछ पल के लिए चुप रह गई, फिर झुंझला कर बोली, हम क्लासमेट हैं इसलिए समझाया। सुनना है तो सुनो, वरना मुझे फर्क नहीं पड़ता। वो मुड़ी और तेजी से क्लास की तरफ लौटने लगी। लेकिन नीचे गिरा झाड़ू उसने नहीं देखा और पैर उसमें उलझ गया। अब गया काम से। उसका बैलेंस बिगड़ा, पर अगले ही पल किसी ने उसे थाम लिया। रोहन के हाथ में भी कुछ अजीब सा महसूस हुआ। वो ठिठक गया। जल्दी छोड़ो। रिया की आंखों में आंसू थे। सच में छोड़ दूं? रोहन ने पूछा। छोड़ो, रिया चिल्लाई। ठीक है। और उसने हाथ छोड़ दिया। रिया सीधी जमीन पर गिर पड़ी। तुमने खुद कहा था छोड़ने को, रोहन ने शांत स्वर में कहा। रिया ने जमीन से एक हाथ उठाकर उसकी तरफ इशारा किया। उसकी उंगली कांप रही थी। तुम ठीक हो? रोहन झुककर धीरे से बोला। रिया ने सिर उठाया, बाल बिखरे हुए, नाक और माथा पूरा लाल। वो पूरी तरह शर्मिंदा थी। रोहन, हरामी कहीं के। वो जमीन से उठी और बिना पीछे देखे भाग गई। रोहन उसकी पीठ देखता रह गया, क्या उसने कुछ गलत कर दिया? रोक कर नहीं रख सका वो खुद को। जैसे ही कक्षा में घुसा, रिया की यादें मन में उभरने लगीं। उसे वो पल याद आए जब रिया उसे पढ़ाई पर ध्यान देने की सलाह देती थी, शायद वो सुधर जाए। लेकिन पिछले जन्म में उसने कभी पलटकर नहीं देखा। वो अंधकार की राह पर चलता गया। उन दोनों की राहें अलग हो गईं और फिर कभी मुलाकात नहीं हुई। एक अधूरा अफसोस बनकर रह गया। इस जन्म में वो उसे खोना नहीं चाहता था। जब वो वापस लौटा, पूरी कक्षा लगभग भर चुकी थी। जमीन पर कुछ चमकते हुए बुलबुले दिखाई दिए। वो धीरे धीरे चलता हुआ पूरे कमरे में घूमकर सारे बुलबुले समेटने लगा, सबकी उलझी निगाहों के बीच। ये रोहन कर क्या रहा है? कौन जाने, शायद टहल रहा है। इतना क्यों सोच रहे हो? अमीर बाप का बेटा है, इसकी सोच हमसे अलग है। कितना अजीब सोचता है ये। कुछ छात्र आपस में धीरे धीरे बातें करने लगे। जब रोहन ने पलटकर उन्हें देखा, सब अचानक चुप हो गए और किताबों में झांकने लगे। वो अपनी सीट पर बैठ गया। रिया अभी तक नहीं आई थी। घंटी बजते ही रिया कमरे में दाखिल हुई। उसका चेहरा ठंडा था और उसने रोहन की तरफ देखा तक नहीं। वो अपने स्थान पर बैठ गई, जैसे पास में कोई नहीं हो। रोहन हल्का सा मुस्कुराया, लेकिन कुछ कहने की हिम्मत नहीं जुटा सका। रिया के चेहरे पर ऐसा सख्तपन था, जैसे कोई पास आने की कोशिश भी न करे। सुबह की कक्षा में रोहन किताबें पलटता रहा। बाकी छात्र गंभीरता से पढ़ाई में लगे थे, पर वो बोर हो गया था। फिर भी उसने पढ़ाई करते करते कुछ ज्ञान अर्जित किया। अब अगर परीक्षा होती तो कम से कम 60 अंक ला सकता था। पहले तो उसके अंक दोहरे अंक तक भी नहीं पहुंचते थे। रिया ने ध्यान दिया कि वो पढ़ाई कर रहा था। क्या वाकई इसमें बदलाव आ गया है? क्या मेरी बातें असर कर गईं? या फिर क्या इसे मुझसे लगाव हो गया है? उसने कभी किसी के साथ प्रेम संबंध नहीं रखा था, लेकिन सहेलियों से बातचीत और उपन्यासों के जरिए उसे कुछ अंदाजा था। उसे अपने विचारों पर खुद ही हंसी आई। पर अंदर ही अंदर कुछ हलचल सी मची थी। लेकिन ये लड़का फिर भी बहुत चिढ़ाता है। उस दिन मेरा हाथ छोड़ दिया था। अगर पकड़े रहता तो मर जाता क्या? फिर जैसे उसे होश आया, सिर झटकने लगी और कान लाल हो गए। क्या बकवास सोच रही हूं मैं? वो अंदर ही अंदर परेशान हो उठी। उसका चेहरा भाप से भरे बर्तन जैसा लाल हो गया। कुछ देर बाद उसने लंबी सांस ली। सारा दोष उसी का है, मेरी शांति भंग कर दी। रोहन ने देखा कि वो सिर झटक रही है और फिर अचानक उदास लगने लगी है। कक्षा प्रतिनिधि रिया, कक्षा खत्म हो गई है। चलो, दोपहर का खाना खा लो। आज मेरी तरफ से सुबह की गलती के लिए माफी।
रिया चौंक गई और उसकी आंखों में संदेह झलकने लगा। ये चाल है, ये सब दिखावा है, इसके इरादे कुछ और हैं। रोहन सकपका गया। ऐसे क्यों देख रही हो, जैसे मैं कोई अपहरण करता हूँ? रिया ने सख्त आवाज में कहा, मैं नहीं चल रही। फिर अपना बैग उठाया और ऐसे दौड़ती हुई बाहर निकल गई जैसे और एक पल भी उसके पास रुकना खतरे से खाली हो। क्या मैं इतना डरावना हूँ? रोहन ने सिर हिलाते हुए सोचा। उसी वक्त बाहर से आवाज आई, अरे रोहन भाई, चलो खाना खाने। ये आवाज अजय की थी। अजय भी 12वीं में था, लेकिन अलग कक्षा में। उसके बाकी दोस्त दीपक और अमन 11वीं में थे। अक्सर वे स्कूल की कैंटीन में ही खाना खा लेते या पास के किसी रेस्टोरेंट में चले जाते। जब रोहन और अजय कैंटीन पहुंचे, वहां भीड़ लगी थी। अजय के फोन पर मैसेज आया। उसने देखा और कहा, चलो ऊपर चलते हैं, दीपक और अमन वहीं हैं। ऊपर की मंजिल अधिक आरामदायक थी। वहां ठंडक थी और ज्यादा भीड़ भी नहीं थी। दीपक और अमन एक कोने में बैठे थे। खाना ताज़ा और गर्म था। ऊपर की मंजिल की खासियत थी कि वहां खाना ताज़ा पकता था, जबकि नीचे सिर्फ पहले से बने खाने को परोसा जाता था। चारों मजे से बातें करते हुए खाना खाने लगे। बीच में अमन ने उंगली से किसी की ओर इशारा किया, वो क्या यशवर्धन नहीं है? अजय और दीपक तुरंत उधर देखने लगे। अरे हाँ, वही तो है। अजय हंसा। और उसके बगल में, वो कौन है? रवि। उसका चेहरा तो सूजा हुआ है। दीपक ने हैरानी से कहा। कौन सूजा हुआ? अजय और अमन ने ध्यान से देखा और फिर हंसी रोक न सके। ये वाकई रवि ही है। इसे क्या हो गया? कहीं। दीपक कुछ बोल ही रहा था कि अजय और अमन ने रोहन की ओर देखा। रोहन ने खांसते हुए कहा, बिना सबूत के कुछ मत बोलो। रितेश और जीत जब रोहन को ऐसे मासूम बनते देख रहे थे जैसे उसे कुछ पता ही न हो, तो हंसते हंसते लोटपोट हो गए। प्रीति ने हंसी रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन आखिर में जब बाकी सब ठहाके मारने लगे, तो वो भी खुद को रोक नहीं पाई। इन 2 दिनों में ललित बहुत चिड़चिड़ा महसूस कर रहा था। कल रात वो गुलाब कोठी नाम की पब में गया था, 2 कामकाजी लड़कियों के साथ मौज मस्ती करने। उसे लगा कि होटल जाकर जिंदगी और ख्वाबों पर बात होगी। लेकिन तभी अचानक कुछ गुंडे पब में घुस आए और चिल्लाने लगे, कौन है ललित? बाहर निकल अगर हिम्मत है। ललित गुस्से से फट पड़ा। खड़ा होकर बोला, मैं हूं ललित। तुम्हारा मालिक कौन है? पट्टा क्यों नहीं पहनाया? खोल कैसे दिया? गुंडे और भी भड़क गए। उन्होंने झटपट एक बोरा ललित पर डाल दिया। ललित को उम्मीद नहीं थी कि सामने वाले इतने जबरदस्त होंगे। वो खुद एक उन्नत स्तर का मार्शल शिष्य था, लेकिन इतने सारे शुरुआती और मध्य स्तर के शिष्यों के सामने अकेला पड़ गया। झगड़े की उसे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी, इसीलिए वो चौंक गया और पल भर में काबू में आ गया। गुंडों ने उसे बेहोश करके एक जर्जर गोदाम में फेंक दिया, जहां एक बदमाश नौजवान, जावेद, उसका इंतजार कर रहा था। जैसे ही ललित को बांध कर लाया गया, जावेद ने बोरा खोलने से पहले ही पीटना शुरू करवा दिया। जब बोरा हटाया गया तो सबको एहसास हुआ कि ये तो गलत आदमी है। गुंडे एक दूसरे का मुंह देखने लगे। जावेद ने गुस्से में आकर फिर से ललित की धुनाई शुरू करवा दी। ललित को समझ ही नहीं आ रहा था कि ये सब हो क्या रहा है। मैं कौन हूँ? मैं कहाँ हूँ? और मैं जा कहाँ रहा हूँ? यही सवाल उसके दिमाग में घूम रहे थे। गुंडे उसे वहीं छोड़कर चले गए। ललित जमीन पर पड़ा रहा, आंखों के कोनों से आंसू बहते रहे। किसी तरह कांपते हाथों से उसने फोन निकाला और 120 नंबर डायल किया। इस तरह वो अस्पताल पहुंचाया गया। सौभाग्य से केवल बाहरी चोटें थीं। उसकी शारीरिक क्षमता आम लोगों से अधिक थी, इसलिए वो जल्दी ठीक हो गया और आज स्कूल आ गया। लेकिन उसके दिल में अभी भी गुस्से की आग जल रही थी। हर कोई उसे खटक रहा था। सुबह भर उसके चेहरे को देखकर छात्रों के चेहरे पर मुस्कान तो थी, लेकिन कोई खुलकर हंस नहीं पाया। जो कुछ छात्र हंस दिए, उन्हें उसने पीट डाला। खाने के समय जब वो कैंटीन के दूसरे माले पर पहुंचा, तो फिर से हंसी की आवाजें सुनाई दी। उसकी आंखों में आग सी भड़क उठी। हरामियों, हंस क्यों रहे हो? चिल्लाते हुए वो रोहन और उसके दोस्तों की ओर दौड़ा। जीत भी कम नहीं था। खड़ा होकर बोला, मेरे मुंह पर है, जब चाहे हंसूं। तुझसे क्या लेना? सबको एक दूसरे की पृष्ठभूमि मालूम थी। ललित का परिवार जीत से ज्यादा प्रभावशाली था, लेकिन ये बात कोई बड़ों तक नहीं ले जाना चाहता था। यह माना जाता था कि युवाओं की लड़ाई युवा ही निपटाएं। पहले जीत को ललित से डर लगता था, लेकिन अब रोहन उसके साथ था तो डर की कोई बात नहीं थी। जीत, तू बहुत बोलने लगा है, ललित ने दांत पीसते हुए कहा और मुख का तानकर जीत के चेहरे की ओर बढ़ाया। जीत चौंक गया। उसे लगा था पहले गालियां चलेंगी, फिर मुके। लेकिन ललित ने स्क्रिप्ट ही बदल दी। मुक्का तेज था, हवा से ही गालों में झंझनाहट हो रही थी। उसे यकीन था कि ये पड़ा तो नाक टूट जाएगी। गया मैं, कहकर उसने आंखें बंद कर लीं। लेकिन दर्द नहीं हुआ। जब उसने आंख खोली, तो देखा कि रोहन ने ललित का हाथ कलाई से जकड़ रखा था। गुस्सा सेहत के लिए हानिकारक है, रोहन ने शांत भाव से कहा। रोहन, ललित चौंक गया।
सभी जानते थे कि रोहन पढ़ाई में कमजोर था, लेकिन अब वो ताकतवर योद्धा बन चुका था। ललित के साथ खड़ा जरूर था जगन, जो पहले रोहन का दोस्त हुआ करता था, लेकिन अब ललित की तरफ था। उसे कभी अंदाजा नहीं हुआ था कि रोहन में ऐसी ताकत भी है। जीत को होश आया, वो रोहन के पीछे खड़ा हो गया और जगन को घूरते हुए जैसे कहना चाह रहा हो, अब समझ आया। ललित ने खुद को छुड़ाने की पूरी कोशिश की, लेकिन रोहन की पकड़ स्टील जैसी थी। हाथ छोड़, ललित गुस्से में बोला। रोहन ने पकड़ छोड़ दी। ललित की पकड़ ढीली हुई और वो सीधा नीचे गिरा। संभल कर, जमीन ठंडी है, रोहन ने कहा। तू, ललित कुछ कह नहीं पाया। गुस्से में उसने कहा, रोहन, तुझे क्या पता था, ये तेरा असली रूप है। अब बात यहाँ खत्म नहीं होगी। हिम्मत है तो स्कूल खत्म होते ही मैदान में मुझसे मुकाबला कर। ठीक है, रोहन ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा। शाम को मैदान में मिलते हैं, कहकर ललित चला गया। जगन ने रोहन को देखा, लेकिन उसकी नजरों से आंख नहीं मिला सका। वो ललित के पीछे भाग गया। खाएंगे नहीं? जगन ने पूछा। जा भाड़ में, गुस्से में पेट भर गया, ललित बोला। प्रीति ने चिंतित होकर पूछा, भाई रोहन, तुम सच में लड़ोगे उससे? रोहन के जवाब देने से पहले रितेश बोला, लड़ाई तय हो गई है, अब तो होगी ही। यही नियम है। नियम आदमी बनाते हैं। रोहन मुस्कुराया, मानना ना मानना दिल पर होता है। रितेश थोड़ा उलझ गया। भाई, तुम पक्का जीतोगे ना? जीत ने पूछा। अगर भरोसा ना होता तो हाँ क्यों करता? रोहन ने जवाब दिया। अब खाना खा लो, बाकी बाद में देखेंगे। हम सब शाम को साथ चलेंगे, प्रीति बोली। जरूर, रोहन ने कहा। दोपहर की 3 क्लास फिजिक्स, मैथ्स और बायोलॉजी में हर बार टीचर्स और छात्र कई स्किल बबल छोड़ते रहे, जिससे रोहन की पढ़ाई की ताकत और बढ़ती रही। वो ललित की चुनौती को लेकर बिल्कुल भी परेशान नहीं था। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। पूरा दिन रोहन ज्ञान के सागर में डूबा रहा, जब तक कि स्कूल शाम 5:30 बजे समाप्त नहीं हो गया। इसके बावजूद उसके अंदर और सीखने की भूख बनी रही। उसे लगा कि पिछली जिंदगी में वह सिर्फ एक अमीर बाप का बेटा बनकर रह गया था, वरना वह जरूर एक मेहनती और पढ़ाई से प्यार करने वाला छात्र बनता। अब उसके पास एक और मौका था, जो पिछली जिंदगी में चूक गया था। आज से उसने तय कर लिया कि वह चरित्र, बुद्धिमत्ता और शरीर तीनों में पूर्ण विकास करने वाला आदर्श छात्र बनेगा। सोचते ही उसे अपनी छाती पर लगी लाल पट्टी और भी चमकदार लगने लगी। स्कूल की घंटी बजी तो सारे छात्र कक्षा से बाहर निकलने लगे। लेकिन रोहन ने अपनी किताबें समेटने की जरूरत नहीं समझी, वो उन्हें ड्रावर में ही रखाया। बाहर निकलते ही उसकी मुलाकात सुजीत, बबीता और यश से हुई। चारों साथ में स्टेडियम की ओर चल पड़े। रोहन पूरी तरह शांत था, उसके चेहरे पर कोई चिंता नहीं थी। उल्टे सुजीत, बबीता और यश बार बार एक दूसरे की ओर देख रहे थे और कुछ कहने से झिझक रहे थे। बबीता ने हिम्मत जुटाकर मुस्कुराकर कहा, रोहन भैया, पहले कुछ खा लेते हैं। खाली पेट लड़ाई कैसे होगी? हाँ हाँ, खाना खा लेते हैं ना। लीलाधर को थोड़ी देर इंतजार करने दो, उसके पास तो बहुत समय है। शायद वो भी खाने गया हो। सुजीत और यश ने सहमति में सिर हिलाया। उद्धरण चिन्ह, प्रश्नवाचक चिन्ह, प्रश्नवाचक चिन्ह, उद्धरण चिन्ह। रोहन ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, खाने के बाद व्यायाम नहीं करना चाहिए, पेट नीचे लटक सकता है। ओह, तीनों को समझ आया कि उन्होंने बेवकूफी भरी सलाह दे दी थी। घबराओ मत, लीलाधर उन्नत स्तर का मार्शल शिष्य है, लेकिन वो मेरा मुकाबला नहीं कर सकता। रोहन ने उन्हें दिलासा दिया। क्या तुम भी उन्नत स्तर के मार्शल शिष्य हो? यश ने हैरानी से पूछा। रोहन ने सिर हिलाया। तीनों स्तब्ध रह गए। उन्नत स्तर का मार्शल शिष्य? उन्हें तो बस इतना पता था कि रोहन मार्शल शिष्य है, लेकिन यह नहीं कि वह इस स्तर तक पहुंच चुका है। उन्नत स्तर का शिष्य होने का मतलब था कि वह भविष्य में असली मार्शल योद्धा बनने की दिशा में था। इससे उनके और उसके बीच की दूरी और बढ़ने वाली थी। वे सब एक जैसे थे, ऐसा उन्होंने सोचा था। लेकिन रोहन तो आसमान में उड़ चला। कुछ ही देर में चारों स्टेडियम पहुंच गए। हर स्कूल ऐसे छात्रों को प्राथमिकता देता था जो मार्शल आर्ट सीखते थे। उनके लिए विशेष रूप से स्टेडियम की एक पूरी मंजिल खाली कर दी गई थी। स्टेडियम की दूसरी मंजिल पर लीलाधर दीवार से टिक कर खड़ा था, उसकी बाहें सीने पर थीं और चेहरे पर झुंझलाहट थी। उसके पास ही चापलूसी करता हुआ जहीर खड़ा था, हाथ में पानी और तौलिया लिए। सुजीत का खून खौल उठा। इंसान होकर किसी और का कुत्ता क्यों बनना? आ गए आखिर, लीलाधर ने घूरते हुए कहा। ली बाबू, आप तो समय के बहुत पाबंद हैं। क्लास छोड़ दी क्या? रोहन ने तंज कसा। बकवास मत कर, मैं तलवार इस्तेमाल कर रहा हूं, तुम कौन सा हथियार लोगे? मैं भी तलवार लूंगा। रोहन ने पास रखी एक मानक तलवार उठा ली। उसने तलवार को हाथ में तौला, थोड़ी हल्की लगी। वह मन ही मन सोचने लगा कि जल्द ही उसे अपनी खुद की तलवार बनवानी होगी। फिलहाल जो था, उसी से काम चला लिया। वह लीलाधर के सामने खड़ा हो गया। बबीता और सुजीत के चेहरे पर चिंता उभर आई। तलवार, अगर चोट लग गई तो? ये कोई खेल नहीं है।
असली मार्शल आर्ट्स की लड़ाई है। यश ने गहरी सांस लेते हुए कहा। तुम्हारी ताकत अच्छी है, इसलिए शायद तुम भी उन्नत स्तर के शिष्य हो। लेकिन तुम्हें क्या लगा, तुम मुझसे तलवारबाजी में जीत जाओगे? लीलाधर ने कहा। वह 15 साल की उम्र से अभ्यास कर रहा था और 3 साल में उसने तलवारबाजी को उच्च स्तर तक पहुंचा दिया था। उसे अपने ऊपर घमंड था। शुरू करें? रोहन ने सीधा पूछा। चलो, लीलाधर ने दहाड़ मारी। उसने जमीन पर जोर से पैर पटका। धम, हवा में कंपन फैल गया और वह खुद तीर की तरह रोहन की ओर बढ़ गया। सुजीत, बबीता और बाकी सब ये देखकर सहम गए। लेकिन रोहन एकदम शांत था। लीलाधर को लगा कि वो डर गया है, इसलिए वह और ज्यादा घमंड में आ गया। उसने तलवार उठाई और सीधा वार किया। लेकिन जैसे ही वार रोहन तक पहुंचने ही वाला था, वह अचानक एक ओर हट गया और लीलाधर के दाएं ओर आ खड़ा हुआ। लीलाधर का वार खाली चला गया और वह घबरा गया। उसने फुर्ती से पीछे घूमकर तलवार चलाई। छन, दोनों तलवारें टकराईं, चिंगारियां निकलीं। धप। इससे पहले कि लीलाधर कुछ समझ पाता, उसके सिर के पीछे तेज दर्द हुआ और वह बेहोश हो गया। कमजोर, बहुत कमजोर। रोहन ने सिर हिलाया। ब्लेड स्किल जोड़ 2-0। ताकत जोड़ 1-2। उसने लीलाधर से गिरे गुण उठाए और तलवार वापस रख दी। सब लोग अब जाकर होश में आए। लड़ाई भले ही सरल दिखी हो, लेकिन उन्नत स्तर के शिष्यों की गति बहुत ज्यादा थी। उन चारों को तो सब धुंधला धुंधला ही दिखा। अंदर वाला जानता है, बाहर वाला बस देखता है। वे सिर्फ दर्शक थे। यश तक अंदर वाला नहीं था। इसलिए उन्हें सिर्फ इतना समझ आया, रोहन बहुत ताकतवर था। खासकर समय को देखकर, क्या ये 3 सेकंड भी चला? लड़ाई ठीक से शुरू भी नहीं हुई और लीलाधर हार गया। रोहन तलवार रख कर आया और बड़बड़ाया, इतना कमजोर, यकीन नहीं होता। चारों चुप रह गए। लीलाधर तो स्कूल के 5 सबसे ताकतवर छात्रों में से एक था। और रोहन ने उसे कमजोर कह दिया। भाई, हम दोस्त हैं, इतना घमंड। लेकिन इससे ये तो साफ था, रोहन अब बहुत आगे निकल चुका था। चलो, अब घर चलो, खाना खाते हैं। रोहन सीढ़ियां उतरते हुए बोला। तीनों उसके पीछे पीछे चल पड़े। वहीं जहीर वहीं खड़ा रह गया। वह रोहन से बात करने की हिम्मत नहीं जुटा पाया। पहले रोहन पढ़ाई में ध्यान नहीं देता था, लेकिन उसका पारिवारिक रुतबा था, इसलिए जहीर उसे नाराज नहीं करता था। अब वह खुद रोहन से डरने लगा था। उसने उसे धोखा दिया था। क्या रोहन बदला लेगा? क्या किसी दिन गुस्से में आकर उसे निशाना बना लेगा? ये सोचते ही उसके शरीर में कंपकंपी दौड़ गई। उसने लीलाधर को बेहोश देखा, जो उसे बचा भी नहीं सकता था। पछतावे से उसका दिल भर गया। जैसे ही वे स्टेडियम से बाहर निकले, बाकी तीनों दोस्त बेहद उत्साहित थे। रास्ते भर वे लगातार बातें करते रहे। कमाल है, तुम तो बहुत ताकतवर हो। भाई रोहन, क्या हर उन्नत स्तर का युद्ध अनुशासन साधक इतना ही ताकतवर होता है? एक आम आदमी के लिए ये बहुत मजबूत होते हैं। रोहन ने सिगरेट जलाई, एक कश लिया और धुएं को धीरे धीरे बाहर छोड़ते हुए शांत स्वर में बोला। वाह, अब जब तुम हमारे साथ हो, तो कोई हमें परेशान करने की हिम्मत नहीं करेगा, अर्जुन ने हंसते हुए कहा। भाई रोहन, क्या मैं भी भविष्य में तुम्हारे जैसा बन सकता हूँ? पे बड़े ऊ की मात्रा व राज ने मन ही मन मुट्ठी भींचते हुए ईर्ष्या से पूछा। अगर मेहनत से अभ्यास करोगे तो तुम्हारे लिए यह मुश्किल नहीं होगा, रोहन ने जवाब दिया। बेला उनके साथ चुपचाप चल रही थी, लेकिन उसकी निगाहें बार बार रोहन पर टिक जाती। होंठों के किनारे पर हल्की सी मुस्कान थी। स्कूल के गेट पर पहुंचकर चारों अपने अपने घर की ओर चले गए। रास्ते में रोहन के मन में यही सवाल घूमता रहा, ललित इतना कमजोर क्यों था? ये कोई दिखावा नहीं था। उसे सच में लगता था कि ललित बेहद कमजोर है। जब वह कार चला रहा था और बाकी गाड़ियां तेजी से पास से निकल रही थी, तभी उसे एक बात समझ आई। रफ्तार। हाँ, असली ताकत रफ्तार में थी। दुनिया के तमाम युद्ध कलाओं में केवल रफ्तार ही ऐसी चीज है जिसे हराना नामुमकिन होता है। उसकी रफ्तार ललित से कहीं अधिक थी, इसलिए ललित के वार उसे धीमे लगते थे। ललित इतना धीमा था कि रोहन ने सिर्फ 2 वार में उसे बेहोश कर दिया था। रफ्तार का आंकड़ा सीधे तौर पर महसूस नहीं किया जा सकता। रोहन लगातार गुण बटोर रहा था, लेकिन उसने कभी अपनी असली रफ्तार नहीं परखी थी। आज अचानक उसकी क्षमता फूट पड़ी और ललित को प्रतिकार करने का मौका भी नहीं मिला। रात को रोहन ने घर पर खाना खाया और फिर अभ्यास व गुण बटोरने के लिए जीवंत मार्शल हाउस गया। अगले कुछ दिन बहुत शांतिपूर्ण रहे। दिन में वह स्कूल जाता, पढ़ाई में गुण बढ़ाता, कभी कभी अपनी सुंदर पर ठंडी स्वभाव वाली टेबल पार्टनर को चिढ़ाता। सब कुछ मजेदार था। इन कुछ दिनों में उसकी पढ़ाई में काफी सुधार हुआ। अब अगर परीक्षा होती, तो वह 90 अंक आसानी से ला सकता था। रात को वह जीवंत मार्शल हाउस में अभ्यास करता और युद्ध कला के गुण बढ़ाता। अब उसके सारे युद्ध गुण एक युद्ध अनुशासन साधक की सीमा पार कर चुके थे। बुद्धिमत्ता 51, शारीरिक क्षमता 121, बल 1356, रफ्तार 632,
युद्ध तकनीकें, मूल मुक्का कला परिपक्व, मूल कदम तकनीक परिपक्व, मूल तलवार कला परिपक्व, मूल छुरी कला परिपक्व। ज्ञान, मूल विषय पूर्णांक। एक उन्नत युद्ध अनुशासन साधक की सीमा थी शारीरिक क्षमता 100, बल 1000 किलोग्राम, रफ्तार 100 मीटर 4 सेकंड में। पर रोहन इन सभी सीमाओं को पार कर चुका था। कुछ समय पहले उसने अपनी रफ्तार परखने के लिए दौड़ लगाई और जाना कि वह 100 मीटर 2 सेकंड में दौड़ सकता है। सिर्फ 2 सेकंड का अंतर, लेकिन बहुत से लोग सालों में भी इसे पार नहीं कर पाते। अगर उसे अब किसी और उन्नत युद्ध अनुशासन साधक से भिड़ना पड़े तो वह निस्संदेह उसे पछाड़ देगा। उसकी सारी युद्ध तकनीकें परिपक्वता की अवस्था पार कर चुकी थीं। अगर कोई साधक किसी हमले से बचना चाहे और उसकी तकनीक परिपक्व हो तो उसे आधा मीटर पीछे हटना पड़ेगा। लेकिन अगर वही तकनीक उसकी परिपूर्णता की अवस्था में हो तो वह हमलावर के बिल्कुल करीब रहकर भी बच सकता है, सिर्फ कुछ सेंटीमीटर की दूरी से। अब रोहन सिर्फ एक कदम दूर था एक असली युद्ध योद्धा बनने से। बस उसे अब बल साधना शुरू करनी थी। शुक्रवार को क्लास खत्म होने के बाद वह हमेशा की तरह घर लौट रहा था। कार चलाते हुए वह बाहर का नज़ारा देख रहा था, लेकिन मन में बल साधना की विधि पाने के उपायों पर विचार कर रहा था। बल साधना की विधि सामान्य युद्ध तकनीकों की तरह नहीं होती, ये बहुत कड़ी निगरानी में रखी जाती हैं। एक रास्ता था विश्वविद्यालय की परीक्षा पास करना और फिर बल साधना सीखना। दूसरा, किसी मार्शल अकादमी में संभावित युद्ध योद्धा की परीक्षा पास करना। तीसरा, किसी शक्तिशाली परिवार की सेवा करना और उनका भरोसा जीतना। लेकिन यह आत्मसमर्पण जैसा होता। रोहन को कोई भी रास्ता पसंद नहीं आया। वह खुद एक अमीर घराने से था, किसी और का गुलाम बनने का सवाल ही नहीं उठता। तभी धड़ाम, एक जोरदार धमाका हुआ। सामने धुआं उठ रहा था। चौराहे पर ट्रैफिक जाम हो गया था। आगे की कार ने अचानक ब्रेक मारा था और रोहन की कार उससे टकरा गई। धड़ाम, कार आगे से टकराए। बीप बीप बीप, घंटियां बजने लगीं। पुलिस सायरन गूंजने लगे। पूरा माहौल अस्त व्यस्त हो गया। ये हिस्सा पूरी तरह जाम हो गया। रोहन ने कार से उतर कर देखा। क्या हुआ? हे भगवान, गाड़ी पूरी तरह टूट गई। लोग अपनी गाड़ियों से झांकते हुए गालियां बक रहे थे। तभी धड़ 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 3 गोलियों की आवाज ने पूरे माहौल को सन्न कर दिया। गोली चली है। रोहन चौंक पड़ा। दिन दहाड़े डकैती, दंगा या फिर अपहरण, असंख्य विचार उसके दिमाग में दौड़ने लगे। तभी उसने देखा कुछ लोग दौड़ते हुए आ रहे थे। उनकी चाल देखकर वह समझ गया कि वे युद्ध अनुशासन साधक हैं। रोहन किनारे हट गया। वह मामले से दूर रहना चाहता था, लेकिन मुसीबत अपने आप चली आए तो क्या किया जा सकता है। जब वे उसके पास से गुजरे तो एक चेहरे पर निशान वाला आदमी चिल्लाया, रुको। क्या हुआ? उसके साथियों ने पूछा। पुलिस आ रही है, ऐसे भागना ठीक नहीं, हमें किसी को बंधक बनाना होगा, उसने रोहन की ओर बढ़ते हुए कहा। रोहन ने बचने की कोशिश की, लेकिन उसी वक्त उसने अपनी बंदूक निकालकर रोहन के सिर पर तान दी। शांति से रहो, नहीं तो गोली मार दूंगा। रोहन के शरीर में एक झटका सा लगा। खून तेजी से दौड़ने लगा। दिल एक पल के लिए थम गया, फिर जोर से धड़कने लगा। खतरा, बहुत बड़ा खतरा। भले ही ये रोहन का दूसरा जीवन था, लेकिन किसी ने पहली बार उसके सिर पर बंदूक तानी थी। मौत का ऐसा डर उसने पहले कभी नहीं महसूस किया था। पिछली बार जब वह मरा था तो ऐसा लगा था जैसे बस गहरी नींद से उठा हो, लेकिन इस बार ये डर हड्डियों तक उतर गया था। उस काली नली के दूसरी ओर जैसे मौत खड़ी थी, बिल्कुल सामने, इंतजार करती हुई कि वो जरा भी हिले और वह उसे निगल जाए। रोहन की देह जम गई। उसकी आत्मा कांपने लगी। चाहे उसने मार्शल आर्ट सीखी हो, वह भी एक सामान्य इंसान ही था। इतनी नजदीक से किसी ने कभी उस पर बंदूक नहीं तानी थी। बंदूक पर बने चांदी जैसे पैटर्न वे फोर्स रून थे। ये फोर्स रून गन थी। ये बंदूक उन योद्धाओं के लिए भी खतरनाक थी जो उच्च स्तर तक पहुंच चुके हों। इसलिए भले ही उसकी स्पीड 50 मीटर प्रति सेकंड तक पहुंच चुकी थी और उसका फुटवर्क भी मास्टरी स्तर पर था, लेकिन जब ये बंदूक उसकी कनपटी पर रखी गई, वह हिलने की हिम्मत नहीं कर सका। कमबख्त, रोहन के मन में गाली फूटी और उसी पल उसने हार मान ली। मत मारो, मैं तुम्हारे साथ चलूंगा, उसने तुरंत कहा। डर के मारे उसकी आवाज कांप रही थी। सीधा रहो, अगर किसी चालाकी की कोशिश की तो गोली सीधी सिर में जाएगी। चेहरे पर गहरी कट का निशान लिए हुए आदमी ने उसे धक्का दिया और चेतावनी दी। रोहन को जबरन उनके साथ भागने को मजबूर किया गया। उसने ध्यान से देखा, इस गैंग में 5 लोग थे और सभी के पास फोर्स रून गन्स थीं। उनकी उपस्थिति से ही समझ आ रहा था कि वे मिड लेवल मार्शल डिसाइपल थे। जब उसकी नज़र 3 लोगों पर पड़ी तो वह रुक गया। उनके बैग भरे हुए थे और आधे खुले जिप से नोट झांक रहे थे। क्या इन्होंने बैंक लूटा है? उसे याद आया, कुछ दूरी पर ही एक बैंक था। उसकी किस्मत ही खराब थी। लगता था वो बस गलत समय पर गलत जगह पहुंच गया था।
इन बदमाशों ने उसे इसलिए पकड़ा क्योंकि वह स्पोर्ट्स कार चला रहा था। एक अमीर लड़का ज्यादा फायदेमंद बंधक बन सकता था। उसे एक तंग गली में घसीट कर ले जाया गया। वह बार बार गली बदलते रहे, जिससे उसे दिशा का अंदाजा भी नहीं रहा। कुछ दूर भागने के बाद वह जानबूझकर थका हुआ दिखने लगा। लगता है यह अमीर लौंडा औरतों के साथ ज्यादा वक्त बिताता है, तभी इतना कमजोर है। एक ने उसे चिढ़ाया, मार ही डालते हैं इसे, साथ लेकर चलना बोझ है। टोपी पहने एक ने कहा, नहीं नहीं, मत मारो, मैं चल सकता हूँ, मैं साथ दूंगा, बस मुझे मत मारो, रोहन घबराकर बोला। अब कुछ ही दूर बचा है, गाड़ी में बैठते ही सब ठीक हो जाएगा, उनके लीडर ने कहा। वे लोग और 10 मिनट तक दौड़े। रोहन थका हुआ दिखा, लेकिन पीछे नहीं छूटा। एक पुरानी सड़क के किनारे सफेद वैन खड़ी थी। एक ने गाड़ी का दरवाजा खोला और रोहन को अंदर धकेल दिया। वैन ने तेजी से रफ्तार पकड़ी। पीछे से पुलिस की सायरन सुनाई दी। सालों ने हमें पकड़ ही लिया। ड्राइवर ने गुस्से में स्टीयरिंग पीटा और एक्सेलेरेटर दबा दिया। सामने वाली वैन, तुरंत किनारे लगाओ, हवा में बात कर रहे हैं ये लोग। ड्राइवर ने हाथ निकालकर मिडिल फिंगर दिखाई। दाएं मुड़ो, हाईवे पर चढ़ो, लीडर ने आदेश दिया। गाड़ी ने तेजी से मुड़ते हुए लंबा निशान छोड़ा और हाईवे पर चढ़ गई। पुलिस पीछे पीछे लग गई। भागते समय कई गाड़ियों में टक्कर हो गई। ट्रैफिक जाम हो गया। अगर वैन नहीं रोकी तो गोली चला देंगे। बैंक लूटने वाले अनसुना कर गए। धाएं, एक गोली हवा में चली। पुलिस ने डराने के लिए चलाई थी। चेहरे पर कटवाला बदमाश गुस्से में रोहन पर बंदूक तानकर बोला, अगर गोली चलाई तो इसे पहले मारूंगा। रोहन खुद को बिल्कुल बेबस महसूस कर रहा था। तेज हवाओं में उसका चेहरा और बाल उड़े जा रहे थे और दिमाग खाली हो चुका था। नीचे पुलिस की कतारें खड़ी थीं, लेकिन फायरिंग का आदेश कोई नहीं दे रहा था। देखा, बंधक रखना फायदे का सौदा है, कटवाले ने घमंड से कहा। अच्छा किया, लीडर ने सराहना की। रोहन मन ही मन बोला, बहुत होशियार हो। पर पुलिस ने हार नहीं मानी। उन्होंने वैन को एक ऑफिस बिल्डिंग के सामने घेर लिया। बस कुछ पैसे लेने निकले थे और ये लोग पीछे पड़ गए। एक ने गुस्से में कहा, चुप रह, लीडर ने डांटा। वे वैन से उतरे और रोहन को घसीटते हुए बिल्डिंग में घुसे। तुम चारों ओर से घिरे हुए हो, हथियार डाल दो, पुलिस की लाउडस्पीकर गूंजने लगी। बदमाश तीसरी मंजिल पर चढ़ गए। यहाँ एक फैशन डिजाइन कंपनी थी। कुछ लड़कियां ओवरटाइम कर रही थीं। उन्होंने दरवाजा तोड़ा और एक गोली चलाई। चीखें गूंजने लगीं। लीडर ने एक महिला की जांघ में गोली मार दी। दफ्तर की लड़कियां दहशत में आ गईं। चुप हो जाओ, जो बोलेगा मर जाएगा, लीडर ने कहा। सब चुप हो गईं। सब कोने में जाकर बैठ जाओ, हाथ सिर पर, जो भी अड़चन करेगा गोली चल जाएगी। रोहन को खिड़की के पास धकेला गया। नीचे पुलिस की गाड़ियां खड़ी थीं। बंदूकें खिड़कियों की तरफ तनी थीं। क्या करें अब, कटवाले ने पूछा। लीडर ने जवाब देने के बजाय पुलिस पर गोली चला दी। 1 घंटे में हमें हेलीकॉप्टर दो। 1 मिनट देर हुई तो एक बंधक मरेगा। 2 मिनट 2 बंधक, जब तक सब मर न जाएं। हर कोई ये धमकी सुन चुका था। रोहन का दिल तेज धड़कने लगा। लेकिन उनके पास 5 फोर्स रूम गन थी। अकेले वह कुछ नहीं कर सकता था। उसने उम्मीद पुलिस पर छोड़ दी। समय बीतता गया। 1 घंटा पूरा होने को था, कोई हेलीकॉप्टर नहीं आया। समय हो गया, अब हम किसी को मार देंगे, लीडर चिल्लाया। हेलीकॉप्टर रास्ते में है, बस कुछ ही देर, पुलिस वाले ने जवाब दिया। लीडर चुप रहा। उसका चेहरा बता रहा था कि उसे परवाह नहीं। तू यहाँ आ, लीडर ने रोहन की तरफ इशारा किया। किस्मत खराब है तेरी, कटवाले ने हंसते हुए उसे लीडर की ओर धकेल दिया। रोहन ने एक लंबी सांस ली। आज शायद घर से निकलने से पहले पंचांग देख लेता तो बच सकता था। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। तो रीडर्स, आपको को क्या लगता है, क्या होगा इस नॉवल में आगे? ये जानने के लिए सुनते रहिए रोहन द अल्टीमेट गॉड के अगले चैप्टर्स पर। और हाँ, अगर चैप्टर पसंद आया हो तो लाइक और कमेंट जरूर कर देना। इससे मुझे भी अगले चैप्टर्स को लिखने में मजा आता है। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, तो जरूर ज्वाइन करें ताकि आप हमारे अपडेट सबसे पहले पा सकें। आपका सपोर्ट हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए हमारे साथ जुड़े रहें और हमारी यात्रा में हिस्सा बनें।